पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो, जैसे कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है, तो फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हर टाइम एक ही डायरेक्शन में है। तो मतलब ये जो पूरा 2 पाई आर है ना, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक रिवोल्यूशन के लिए। ऐसे ही 2 रिवोल्यूशन के लिए कितना होगा, 4 पाई आर। कितना होगा, 4 पाई आर। तो इधर पे 4 पाई आर लिख देना और इक्वल टू तुम 8 इंटू 10 और 4 लिख देना। तो इधर से जो तुम्हारा एफ टी को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ टी को मैं M80 लिख सकता हूं ना, मुझे तो 80 चाहिए। तो जो लेक्चर नंबर 5 में आज हमें डिस्कस करना है वर्क एनर्जी थ्योरम को। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर तुम देखोगे तो जेईई मेंस और तुम्हारा जेईई एडवांस के लिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। तुम कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चंस को, लेवल अप क्वेश्चंस को तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जेईई एडवांस में अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में ही लगेगा। हो सकता है कि वो दूसरा चैप्टर में भी यूज हो रहा है। तो तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में भी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेयली उसको हम लोग पढ़ेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मेंस में या तो नीट में आया है वो हम लोग आज कवर करेंगे। लेकिन जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा और जब हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का उसका फॉर्मूला और उसका जो भी क्वेश्चन अगर कर लेंगे के बाद में तुम्हें अलग अलग सिचुएशन में कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है उसको मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। तो कम से कम 2-3 लेक्चर आएगा जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो या तो टेंशन या तो नॉर्मल जो भी चीजें तुम्हारा फोर्स के लिए वर्क डन हो सकता है उसको मैं तुम्हें लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कैसे यूज करना है आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे। और जब हमारा स्प्रिंग खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग के लिए वर्क डन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग और ज्यादा उस लेके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जहां पे लास्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर देखोगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में हुआ है और उस लेक्चर में भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी के बहुत कम क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किया था, बट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज हम लोग कुछ काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस करते हैं जो जेईई एडवांस में भी आया है, मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है, सब कुछ इधर पे है। तुम्हें आराम से एक एक क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करना है और उसके बाद मेरा आंसर के साथ तुम्हें मैच करवाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये 18 में आया था जेईई एडवांस में। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन, ठीक है। एक मास है जो ओरिजिन में रेस्ट में है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। उस पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया जिसके वजह से वो मूव करना स्टार्ट हुआ। इट्स काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस विथ टाइम दिया हुआ, अच्छा ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये बता के दिया है। और इसका इक्वेशन भी तुम्हारे पास है, दैट इज गामा, ऐसा ही कुछ होगा, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है गामा, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा डीके बाई डी बोल सकते हो। डीके बाई डी मतलब काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को डिफरेंशिएट करने से तुम्हें गामा टी मिलता है, पर गामा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। Which of the following statement is or are correct, मतलब ये मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल है कि हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, हमें फोर्स निकालना है सबसे पहले। फिर हमें क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब हमें स्पीड भी निकालना है। फिर हमें डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल निकालना है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ठीक है। फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो भी हमें निकालना है। तो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है डीके बाई डी जो है वो तुम्हारा गामा टी है। तुम्हें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो सर कुछ ना कुछ हाफ एम बी स्क्वायर ही होना चाहिए। इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, गामा टी। अगर हाफ और एम बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डी बाई डी टी ऑफ बी स्क्वायर ही रह जाएगा, इक्वल टू गामा टी। देखो हमें फोर्स निकालना है, वी हैव टू फाइंड फोर्स। अगर फोर्स चाहिए तो सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और साथ में देखो इधर पे तुम्हें स्पीड के बारे में भी पूछता है, तो इधर से सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, हाफ एम को रख दो और वी स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा, बट विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे इसलिए डी बाई डी टी फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, गामा टी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमें समझ आ गया। 2 ने 2 को मारा तो ये आ जाएगा एम बी आ जाएगा, एम बी
और ये आ जाएगा डीवी, और ये देखो इधर पे टी है ना, तो इसको लिख सकते हैं गामा टी का dt। ठीक है, ये इक्वेशन सबका आना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स है जिसको तुम फॉलो करोगे, एम डीवी, एम वी डीवी इक्वल टू गामा टी डी टी आ जाएगा। और ये आने के बाद तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है एम और वी डीवी जो है, एम तो कांस्टेंट है, वी डीवी को तुम इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, क्योंकि इधर से हमें स्पीड मिल जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी मिल जाएगा बोल तो इधर पे आ जाओ, गामा टी डी टी है ना, इसको भी तुम इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इधर पे एम आ जाएगा और इधर पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, मैं अगर इधर पे लिमिट बिठाना है, देखो ओरिजिन में पहले रेस्ट में था, इसलिए तुम बोल सकते हो कि ये जीरो, तो ये भी जीरो था, जब टाइम जीरो था तब ये जीरो था, और जब टाइम टी हो गया तो उसका स्पीड या तो वेलोसिटी टी हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसमें गामा बाहर आ जाएगा और इसमें भी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ठीक है, और ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग इधर से निकाल सकते हैं, गामा बाई एम, और आ जाएगा टी स्क्वायर। इधर से जब v निकालेंगे तो आ जाएगा रूट ओवर गामा बाई एम, और साथ में क्या आ जाएगा, एक t आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये जो तुम्हारा स्पीड आया है वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है। ये जो स्पीड है वो हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया है। ठीक है, अच्छा, ये हमें समझ आ गया इधर से। तो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन ए को अभी चेक करते चलो। ऑप्शन ए में हमें पूछा है कि फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो कांस्टेंट है कि नहीं, तो फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो इधर से एन निकाल लेते ना। चलो, ये जो हमारे पास आया है गामा बाई रूट ओवर गामा बाई एम, और साथ में क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, इस चीज को अगर तुम क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, टाइम के साथ आया ना, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना आराम से। कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन चाहिए तो डीवी बाई डी टी कर लेंगे, डीवी बाई डी टी कर लो। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी करते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ, तुम्हें मिल जाएगा कि ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, बाहर आ गया, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डी टी बाई डी टी करना है। डी टी बाई डी टी तो वन आता है, तो गामा बाई एम आ गया तुम्हारा एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन खुद एक कांस्टेंट आ गया, और क्यू की फोर्स जो होगा वो एम इंटू ए होगा। क्या होगा, एम इंटू ए होगा, जहां पे ए कांस्टेंट है, दैट इज गामा बाई एम है, रूट ओवर गामा बाई एम है। ठीक है, रूट ओवर क्या है, गामा बाई एम है। तो ये जो पूरा चीज है एम गामा बाई एम, ये पूरा क्या हो गया, एक कांस्टेंट आ गया, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो फोर्स है वो एक, ठीक है, जो फोर्स है वो क्या बोल सकते हो तुम, एक कांस्टेंट इधर पे लिख सकते हो। ये तो तुम क्या लिख सकते हो, ये कांस्टेंट जो है ना, ये कांस्टेंट ही है, बट इसको अगर लिखना है एम बाई रूट एम, कितना हो जाएगा, रूट एम आ जाएगा, तो एम गामा ये एक क्या है। ठीक है, तो आराम से इसको हम लोग कर सकते अगर हमें पूरा टेक्निक पता है। ऑप्शन नंबर ए भी तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि फोर्स इधर पे कांस्टेंट आया है। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट हुआ कहानी, और हम लोग आराम से एक्सिलरेशन तक आगे, और उसके बाद हम लोग ने फोर्स का वैल्यू निकाल, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, फोर्स का वैल्यू निकाल दिया। ये था हमारा सेकंड ऑप्शन, ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन के लिए। और हमारे पास अभी थर्ड ऑप्शन के लिए चलो हम लोग बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। देखो हमारे पास ये है v है, तो v को हम लोग लिख सकते हैं ना dx बाई dt, तो v को हम लोग dx बाई dt लिख लेते, और ये तुम्हारा गामा बाई m है, और इंटू टाइम है। तो इधर से dx अगर देखोगे तो dx आ जाएगा, गामा बाई m एक कांस्टेंट है, और टाइम, और साथ में क्या आ जाएगा, dt। तो जब इंटीग्रेट करोगे में पता चल जाएगा कि d dt, इंटीग्रेट करते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि जो x आ रहा है ना, इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो कोई का जरूरत नहीं है, तो 0 टू t जब रखोगे तो तुम्हारे पास ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये मान रहे हो, और ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर बाई टू। तो इधर से तुम्हें पता चल रहा है कि x जो है वो टी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x जो आएगा वो टी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट इधर पे लिखा हुआ है कि इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम, बट ये लिनियरली लिखा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, बट ये हमारा टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टी पे डिपेंड करता तो हम लोग बोलते कि अच्छा ठीक है, लिनियरली डिपेंड, लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, बट ये लिनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और लास्ट में हमें चाहिए फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, अभी जो फोर्स आया ना, इस फोर्स के लिए हमें चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। कैसे करेंगे, देखो इसको भी चेक करने का भी एक तरीका है, चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें।
ठीक है, ये एक कांस्टेंट फोर्स है। बहुत लोग बोल देते कि एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। गलत है एक्चुअली। ठीक है, तो फोर्स जो आया है हमारे पास वो आया है एम गामा, शायद तो बर एम गामा आया है, जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है, सही है। बट ये कंजर्वेटिव है या नहीं है वो हमें देखना है इधर पे। ठीक है, लेट्स से ये जो पार्टिकल है ये लेट्स से R1 डिस्प्लेसमेंट पे अभी बैठा हुआ है। लेट्स से ये इसका पोजीशन R1 है और ये R1 से लेट्स से ये R2 जाना चाहता है। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट हुआ उसका जर्नी, जर्नी स्टार्ट हुआ और ये इधर तक गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इधर पे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने इधर से इधर गया, मतलब तुम ऐसे जा रहे हो, R1 से R2 जा रहे हो। ठीक है, पोजीशन तुमने चेंज किया R1 से R2 और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद लेट से तुम R2 से R1 आ रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो। तो मतलब तुमने क्या किया, सबसे पहले तुम R1 में थे, R1 एक पोजीशन में थे और उसके बाद तुम से R2 चले गए और उसके बाद R2 से तुम क्या कर रहे हो, R2 से तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम R1 आ रहे हो। तो क्या ये एक क्लोज लूप नहीं हो गया, क्या ये एक क्लोज लूप नहीं हो गया? और तुम्हें पता नहीं है अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज लूप में हमेशा तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर है, सोचो कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सोचो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना ये इसके वजह से हो रहा है, इधर पे जो भी काम हो रहा है वो इस फोर्स के वजह से हो रहा है। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन जो होना चाहिए R1 से R2 फिर R1 आने के लिए ये क्लोज लूप बन गया, तो वर्क डन होना चाहिए जीरो। तो अगर आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे ये कंजर्वेटिव है, अगर नहीं आता है तो नॉन कंजर्वेटिव हम लोग मतलब वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव चेक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये फोर्स इस ब्लॉक में लगा लो, R1 से R2 डिस्प्लेस कराओ फिर R2 से R1 डिस्प्लेस कराओ। अगर ये जो क्लोज लूप है उसमें कंजर्वेटिव फोर्स होने से वर्क डन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो चेक कर लेते चलो जीरो आता है कि नहीं। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो इसके लिए जो भी वर्क डन अभी होने वाला है वो जीरो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग समझ लेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो चलो करते हैं, ये फोर्स के लिए अगर वर्क डन निकालोगे, ये तो एक कांस्टेंट फोर्स है ना, तो R1 से R2 अगर वर्क डन निकालोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते, क्या लिख दे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये कहां से कहा, R1 से R2 वाला प्लस। ठीक है, पूरा वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन हमेशा ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। तो एफ डी आर, बट इस बार तुम्हें क्या करना है, R2 से R1 लेके जाना है। और क्योंकि F कांस्टेंट है, देखो क्योंकि F कांस्टेंट है, F तो बाहर आ जाएगा दोनों केस से, ये बाहर आ गया तो ये आ गया तुम्हारा R1 से R2। ठीक है, और ये आ जाएगा dr, और इसमें आ जाओ, F बाहर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा R2 से R1। ठीक है, ये क्लोज लूप के लिए हो गया, F बाहर आ गया और dr का तुम क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। तो F तो बाहर आ गया, ये तुम्हारा आ जाएगा dr का क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा, और इधर पे आ जाओ, F आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 माइनस R2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छे से तुम सॉल्व करोगे तो F R2 आ जाएगा, माइनस F R1 आ जाएगा, प्लस F R1 आ जाएगा और माइनस F R2 आ जाएगा। तो इसने इसको कैंसिल आउट किया, इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो आंसर इज जीरो। तो मतलब ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसके लिए वर्क डन इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप तुम्हारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आया है कांस्टेंट आया है, ये जो फोर्स आया है ना कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, रूट ओवर गामा एम जो आया है वो एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। के लिए क्लोज लूप में हमने वर्क डन निकाला है और वो वर्क डन कितना आया है, जीरो आया है। ठीक है, समझ आ गया बात। तो ये चीज तुम अच्छे से नोट करना, समझना अच्छे से, और उसके बाद तुम ऑप्शन नंबर डी को भी मार्क कर देना। तो इसका ऑप्शन ए बी एंड डी तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे, ए बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के ई। ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आएगा तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिल में। ए बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के ई इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एक बॉल है और 60 डिग्री में हमने इसको फेंक दिया, ऐसे ही हमने इसको फेंक दिया। ये देखो 25 इसी साल का क्वेश्चन है, तो आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि ये 60 डिग्री दिया है और लेट से ये u वेलोसिटी से तुमने इसको पर प्रोजेक्ट किया है।
ठीक है, तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट हमें चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया कि नहीं? तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये जब तुम फेंकोगे ये तो धीमे धीमे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि तुमने काइनेटिक एनर्जी पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट में पूछा है, तो पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट में तुम्हें पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी रहता है, और वो भी तुम्हें पता है इधर से कि u cos 60 हो जाएगा। ये सब तुम्हें प्रोजेक्टर से पता है, cos 60 इज हाफ, तो u/2 हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, तो इस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी तुम्हें या तो एक ही स्पीड तुम्हें दिखेगा, दैट इज u/2। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट में के काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट में अगर चाहिए, hp लिख देता हूं, हाईएस्ट पॉइंट में अगर चाहिए तो हाफ m क्या हो जाएगा? हाफ m q/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे हाफ m q²/4 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और इनिशियली अगर प्रोजेक्शन में देखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन में अगर देखोगे, प्रोजेक्शन पॉइंट में अगर देखोगे तो हाफ m u² होता, ठीक है, क्योंकि इधर पे तो तुम्हारा स्पीड तो u है ना, और इधर पे स्पीड देखोगे तो u/2 है, तो हाफ m u² को हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन या तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तुम्हारा हाफ m u² था, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ m u²/4 हो गया। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बाई 4, मतलब ये 4 टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट में अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट में अगर चाहिए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से हमारा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 25 kg is pulled along a horizontal surface by a force at an angle 45 degree with the horizontal। तो हमारे पास ये एक फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर में एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो इधर पे 45 डिग्री में लगाया, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ इधर पे, दैट इज 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4 होता है, डायरेक्ट 1/4 लिख देता हूं। और ये जो ब्लॉक है ना, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद, ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, ये ब्लॉक ट्रेवल करना स्टार्ट किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। किससे ट्रेवल करना स्टार्ट किया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दी। तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन अगर है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि आगे जा रहा है। फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू इंटू एन लगेगा। और आगे की तरफ तुम्हारा फोर्स कितना आएगा? देखो, ही तो फोर्स आने वाला है, cos 45 मतलब f/√2 आएगा, और ऊपर की तरफ एक फोर्स आने वाला है तुम्हारा, जो ऊपर की तरफ एक आएगा, दैट इज f/√2। f cos थीटा और f sin थीटा दोनों ही f/√2। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। तो क्योंकि ये एक्सीलरेशन नेट 0 है, मतलब आगे का फोर्स, मतलब नेट फोर्स इसमें 0 लग रहा है। देखो, नेट अगर 0 है तो मतलब क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर होगा, ठीक है, इसलिए तो नेट 0 आ रहा है। तो आगे का फोर्स कितना है? देखो, पहले तो फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका क्या होगा? mg नीचे की तरफ आएगा, बट m कितना है इसका? 25 kg है। 25 kg मतलब आ जाएगा 250 न्यूटन नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन आएगा, सॉरी नॉर्मल आएगा, नॉर्मल भी ऊपर और f/, भी ऊपर, f/√2 भी ऊपर, तो f/√2 ऊपर, और नीचे अगर तुम देखो नीचे, तो इधर से नॉर्मल आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा नॉर्मल आ जाएगा 250 माइनस आ जाएगा f/, ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल वाला फोर्स। नॉर्मल अगर हमें पता है तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा हमारा? म्यू इंटू एन आ जाएगा। म्यू हमारे पास है 1/4 और एन हमारे पास है 1/4, एन हमारे पास है 250 माइनस f/, हमारे, ठीक है, ये समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट
हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे का फोर्स और आगे का फोर्स इक्वल कर सकते हैं, दैट इज F/√2 आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें वर्क डन बाई, हमें क्या चाहिए, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें वर्क डन निकालना है अप्लाइड फोर्स। चलो निकालेंगे, पहले तो F निकाल दो। F आएगा जब दोनों को इक्वल कर दोगे, तो फ्रिक्शन जितना आया उसके साथ इक्वल कर दो। फ्रिक्शन आया है 1/4 150 माइनस F/√2। इधर से तुम्हारा F आएगा, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, F/√2 ये आ जाएगा 2/4 माइनस ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस चीज को इस तरफ लेके आओ, तरफ लेके आओ, तो F/√2 कॉमन आ जाएगा 1 और ये इधर पे आ जाएगा प्लस 1/, इक्वल टू क्या आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 5/4। कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा F/√2। ठीक है, ये आ गया F/√2 और ये आ गया तुम्हारा 5/4 और इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 250। देखो 4 ने 4 को मारा और 5 ने भी 5 को मारा, देखो 5 ने 5 को मारा, 5 ने 25 को मारा तो 50 हो जाएगा, 50√2 आ जाएगा, 50√2 न्यूटन आ गया तुम्हारा फोर्स। अगर हमें पता है तो हमें अभी क्या चाहिए, ऑप्शन देख के मुझे लग रहा है कि जिसका वैल्यू 9.8 भी ले सकते हो, ठीक, देख लेना एक बार, बट 50√2 आ गया, ठीक है, तो आ गया, इसका वैल्यू 9.8 लेना चाहिए था। अच्छा जो भी है, तुम्हारा पास अभी चाहिए एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स के लिए देखो, एक्सटर्नल फोर्स ये है, एक्सटर्नल फोर्स का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो तुम मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट इधर पे काम करेगा और कौन सा कंपोनेंट के लिए काम नहीं हो रहा है। तो इधर पे देख के ही पता चल रहा है कि जो ये F/√2 है ना, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है 5 मीटर का और वर्टिकल कंपोनेंट देखो इस तरफ है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना ना। 90 डिग्री अगर बन गया तो इधर पे इसके लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हो रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए तुम्हारा काम कितना हो रहा है, काम 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए तुम्हारा हो रहा है और वही काम हमें निकालना था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए जो काम हो रहा है, काम हमें कैसे निकालना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स अगर देखोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज F/√2 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो 5 है और कॉस अगर देखोगे तो 0 डिग्री है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ और फोर्स भी इस तरफ। तो ये आ जाएगा 5/1, तो ये आ जाएगा 250, हाँ तुम्हारा जूल, जूल होना चाहिए, काम आया है ना। तो क्योंकि तुम्हारा जी का वैल्यू शायद 9.8 लेना है, इतना अगर लेके तुम सॉल्व करोगे क्या आएगा, और 10 लेके सॉल्व करोगे तो 250 आएगा और अगर 9.8 लेके सॉल्व करोगे तो 245 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था क्योंकि हमें वर्क डन ही निकालना था सिर्फ, और वर्क डन निकालना तुम्हें आराम से आता है। वर्क डन हमें किसके लिए इधर पे चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स के लिए चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स का इधर पे 2 कंपोनेंट आ रहा था, तो एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री में है तो उसके लिए नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए निकालना है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए इधर पे लिखा हुआ था यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब F0, F0 मतलब वर्टिकली भी 0, तो वर्टिकली F0 मतलब ये आ गया, और हॉरिजॉन्टली भी F0, हॉरिजॉन्टली तुम इक्वल करोगे तो तुम्हारा F का वैल्यू आ जाएगा, वही F जब इधर पे तुम F/√2 है ना, तो F देखो F/√2 के लिए काम हो रहा है, तो F/√2 इंटू 5 और cos 0 हो जाएगा, तो इधर पे जब बिठाओगे √2 कैंसिल होके 250 जूल आ जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो, देखो काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन है, 2 बॉडी है हमारे पास, दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16:9। इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम सेम है, रेशियो ऑफ देयर काइंड मासेस, तो लीनियर मोमेंटम सेम है मतलब मोमेंटम इधर पे तुम्हारा कांस्टेंट है। मोमेंटम अगर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं p²/2m, और ये अगर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी देखो इधर से लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी 1
बाई काइनेटिक एनर्जी 2 अगर मैं करूं तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाएगा m2 बाई एम, k1 बाई k2 करने से हमें सर क्या मिल जाएगा, m2 बाई m1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें k1 बाई k2 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 16 बाई 9 दिया हुआ है। ठीक है, k1 बाई k2 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 16 बाई 9 दिया हुआ है। तो तुम्हारा m2 बाई m1 का वैल्यू आ जाएगा 16 बाई 9। लेकिन अगर तुम्हें m1 इज टू m2 चाहिए तो ऑपोजिट में तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज 9 इज टू 16 मिल जाएगा। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है उसको ऑपोजिट, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तुम्हारा क्या हो जाएगा 16 इज टू 9, बट इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9 इंटू 16, 9 इज टू 16, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो आगे देखो, क्या अच्छा क्वेश्चन है, और मार देना, और मान लो। देखो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें यह बताया गया है काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो चेंज हो रहा है हमारा डिस्टेंस के साथ। क्या क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी पे चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ। तो ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, its kinetic energy measured from a fixed reference point on the circle varies with arc length s measured from that point as। देखो ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा s के साथ क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। ओके, ये अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ s। अच्छा, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स में बहुत कुछ इधर पे चाहिए, पर तुम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, दैट इज ए एक कांस्टेंट है और शायद रूट एस दिया था क्या, ए एस। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास एस स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ए एस स्क्वायर। ठीक है, जहां पे एक पार्टिकल है मास m का जो कि मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो एक हमारे पास पार्टिकल है जो कि एक पार्टिकल है जो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मास m है, ये सर्कुलर मोशन कर ऐसे, ये ऐसे हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा है और काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना। अगर काइनेटिक एनर्जी ये दिया हुआ है तो क्या मैं इधर से हाफ mv स्क्वायर लिख के मैं इसका भी नहीं निकाल सकता हूं? क्या चाहिए पता है क्या, हमें चाहिए इसमें हमें नेट फोर्स चाहिए, इस पॉइंट इसमें हमें नेट क्या चाहिए, तुम्हारा नेट बोल सकते हो फोर्स चाहिए। तो नेट फोर्स इसमें जो चाहिए ना वो तो दो टाइप का आएगा। एक तो क्योंकि ये NUCM हो रहा है, क्या हो रहा है ये NUCM। आई होप तुमने सर्कुलर मोशन का लेक्चर्स देख के इधर पे आए, तुम्हें पता होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है जब उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी चेंज होता है। ठीक है, इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो मतलब इसका जो स्पीड है, स्पीड जो है ना वो चेंज हो रहा है, स्पीड जो है ना वो हर एक पॉइंट में अलग अलग आएगा। तो स्पीड अगर हर एक पॉइंट में अलग अलग आएगा तो इसका टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, इधर पे डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा और साथ में इसके पास एक क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर तो आएगा ही। ठीक है, उसके पास दोनों रहने वाला है। तो नेट फोर्स अगर देखोगे ना तो कुछ इस तरफ जाएगा, नेट फोर्स कुछ इस तरफ जाएगा। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, FT और FC चाहिए। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, FT और FC निकालना है। ठीक है, FT निकालने के लिए MAT चाहिए होता है और इसके लिए mv स्क्वायर बाई r चाहिए होता है। रेडियस शायद 8 दिया हुआ, और लेके अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर से हमें क्या कुछ मिल रहा है क्या, हाँ हमें तो एक चीज मिल रहा है, दैट इज इधर से v स्क्वायर हमें मिल रहा है। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2as स्क्वायर आई क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो v स्क्वायर आ रहा है हमारा, इतना आ रहा है। या तो अगर हमें v भी चाहिए तो इधर से तुम निकाल सकते हो, दैट इज रूट ओवर 2a बाई m और हमारे पास आ जाएगा s। ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्पीड। ठीक है, स्पीड अगर हमें इतना पता चल गया तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारा FC निकाल सकते हैं। FC क्या हो जाएगा, m बाई r
और वी स्क्वायर का वैल्यू इधर से पता ही चल गया, वी स्क्वायर का वैल्यू इधर पे पुट कर दो तो हमारे पास आ गया। इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही करना है सब कुछ, ठीक है। तो ये जब रखोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, 2a s स्क्वायर बाई आर आ जाएगा तुम्हारा एफ सी का वैल्यू। देखो मैंने बताया था तुम्हें क्या चाहिए होगा, एफ सी चाहिए होगा, तो देखो एफ सी आ गया। और हमें एम ए टी चाहिए, एम ए टी कैसे निकालोगे, तो ए टी का फॉर्मूला सोचो, ए टी का फॉर्मूला सोचो, एटी 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 सर्कुलर मोशन एटी एटी सर आपने सिखाया था। एटी जो आता है वो तुम्हारा स्पीड का डिफरेंशिएट अगर तुमने कर दिया स्पीड को तो तुम्हें क्या मिल जाता है, एटी मिल जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड हमें चाहिए, तो ये जो चीज है इससे अगर एटी हमें निकालना है तो तुम क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट मार दो टाइम, तो अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मारोगे तो ये तो बाहर आ गया, ये तो हमारे पास बाहर आ गया, है ना, ये तो बाहर आ गया। टाइम के साथ मारने से कैसे होगा, क्योंकि ये तो एस के साथ डिपेंड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, टाइम के साथ ना मार के क्या कर लेते हम लोग, वी डी बी बाई डी एस भी तो कर सकते हैं, ठीक है, वी डी बी बाई डी एस भी तो कर सकते हैं। वी डी बी बाई डी एस अगर तुम इधर पे करोगे, वी डी बी बाई डी एस अगर इधर पे करोगे तुम्हारे पास ई हो जाएगा तुम्हारा दिस, ये हो जाएगा वी, और डीबी बाई डी एस मतलब इसको विथ रेस्पेक्ट टू एस अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, डी एस बाई डी एस। अरे तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है आराम से, तो तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ये काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें पता चल जाएगा कि ए टी का वैल्यू आने वाला है। सर इधर पे हुआ क्या है, तो मैंने वी डी बी बाई डी एस, वी का वैल्यू देखो ये है ना, तो वी का वैल्यू मैंने इधर पे रख दिया, और साथ में अगर तुम देखोगे इसको एक बार डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एस, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और इस चीज को विद रेस्पेक्ट टू एस करने से 1 आएगा, तो ये इन करने से हमें ट्वाइस ए बाई एम एस मिल जाएगा, ठीक है। तो एम देखो इधर पे लिखना है अभी, एम और ए टी का वैल्यू आ गया, ए टी का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ए बाई एम इंटू एस आ गया, ठीक है। एम एम कैंसिल आउट होके इधर पे आ गया 2as आ गया, 2as आ गया, ठीक है। तो इतना अगर तुम्हें आ गया तो तुम्हें रेडियल भी मिल गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया। तुम्हें एक्चुअली क्या क्या मिल गया देखो इधर पे, तुम्हें क्या क्या मिल गया, टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स जितना भी होगा, नेट फोर्स जितना भी होगा उसका तुम्हारा टेंजेंशियल एंड रेडियल दोनों मिल गया, रेडियस के अलोंग, और तुम्हारा टेंजेंशियल डायरेक्शन का दोनों फोर्स तुम्हें मिल गया। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हमें चाहिए बस। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, रूट ओवर एफ सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, रूट ओवर एफ सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा रूट ओवर एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो एफ सी मतलब सेंटीपिटल फोर्स का स्क्वायर, सेंटीपिटल फोर्स इधर पे कितना आया है बता दो, सेंटीपिटल फोर्स इधर पे कितना आया है, सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास आया है ट्वाइस ए एस स्क्वायर बाई आर, कभी स्क्वायर करना है, ठीक है, कभी स्क्वायर चाहिए, और साथ में गलत हुआ क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर ना, तो वी स्क्वायर स्क्वायर करने से वी स्क्वायर तो ये आता है, नहीं आने वाला, तो ये आ गया, और प्लस अगर तुम देखोगे एफ टी अगर देखोगे एफ टी आया है हमारे पास, ट्वाइस ए एस आया है, कभी स्क्वायर करना है तो आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो जो जो चीजें तुम्हें इधर पे कॉमन दिख रहा है उसको तुम बाहर निकाल सकते हो, और इस को लिख सकते हो कि 4 स्क्वायर एस टू द पावर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और प्लस में अगर 4 स्क्वायर, तो इधर से मैं एक चीज को कॉमन ले सकता हूँ, दैट इज ट्वाइस ए एस। कैसे ट्वाइस एस को सर कॉमन ले लोगे, इधर से 2 बाहर निकाल दो, इधर से ए बाहर निकाल दो, ठीक है, ये 4 रूट 4 का हो जाएगा, एस स्क्वायर का ए आ जाएगा, और एस टू द पावर 4 में मैंने सिर्फ और सिर्फ एस स्क्वायर को बाहर निकाला, तो इधर एक एस स्क्वायर रह जाएगा, और इधर पे देखो 4 एस स्क्वायर है, तो 4 का 2 बाहर आ गया, ये ए बाहर आ गया, ये एस बाहर आ गया, तो हमारे पास ये जो चीज आया है दैट विल बी 1 प्लस, देखो इधर पे 1 बचा हुआ है, और इधर से तुम्हारे पास आएगा एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेट फोर्स। और कैलकुलेशन देख लेना, लेकिन जो कहानी है वो सेम रहेगा, यही कहानी है, ठीक है। तो ये नेट फोर्स आ जाएगा। तुम्हें अगर इसका क्या चाहिए, एंगल अगर चाहिए, मैं ये भी बताया कि डायरेक्शन भी निकालो, डायरेक्शन अगर चाहिए तुम्हें तो टेन थीटा निकाल लेना, ठीक है, डायरेक्शन अगर चाहिए टेन थीटा निकाल लेना, ये एंगल ले लेना, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बी, ठीक है। तो एफ टी बाई क्या हो जाएगा, एफ एस, सॉरी एफ सी हो जाएगा,
एफ टी अगर तुम्हें पता है तो दैट इज ए एस, और तुम्हारा एफ सी तुम्हारा कितना है 2a s² बाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो 2a कैंसिल, ये कैंसिल, आर स्क्वायर बाई एस आ जाएगा। थीटा जो आ जाएगा वो tan इनवर्स, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एस हम लोग ने निकाला है। ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जहां पे सर्कुलर मोशन, कभी सर पे देखो पूरा सर्कुलर मोशन, काइनेटिक एनर्जी दिया था, बस हमने पूरा सर्कुलर मोशन से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दिया था, बस इस चैप्टर में इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इधर पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिया था, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर पे हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बस उधर से कहानी को स्टार्ट किया था हाफ एम बी स्क्वायर के साथ इक्वेट करके, इधर से v हमारा आ गया था। v आने के बाद हमने सोचा कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी चेंज, हर एक पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब हर एक पॉइंट का जो स्पीड होगा, हर एक पॉइंट का स्पीड क्या होगा, अलग अलग आएगा। हर एक पॉइंट का स्पीड अगर अलग अलग आएगा तो मैं बोल सकता हूँ ये NUCM है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि स्पीड हर एक पॉइंट का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, स्पीड हर एक पॉइंट का क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हर एक पॉइंट का स्पीड अगर अलग अलग आ रहा है तो आराम से तुम क्या कर सकते हो, इसको NUCM करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, NUCM समझ के सॉल्व कर लो, जहाँ पे FT और FC तुम निकालना था। तो FT कैसे निकाला वो देखो, FC कैसे निकाला वो देखो, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ने कैसे निकाला वो देख लो। और उसके बाद अगर तुम्हें एंगल निकालने में तुम इंटरेस्टेड हो तो एंगल भी तुम्हारे से निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड ऑन ए प्लाईवुड एंड इमर्जेस विथ 40 मीटर पर सेकेंड। द परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है। गिवन दैट बुलेट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से एंटर किया, और बाहर कितना से निकला, बाहर देखो इधर पे 40 मीटर पर सेकेंड से, आराम से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी पता है कि जब अंदर गया होगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर था। ठीक है, तो हाफ एम मास कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम इंटू 10 टू द पावर लगा लू, और वी स्क्वायर अगर देखोगे तो 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर को 2 बार 100 लिख देते। ठीक है, और फाइनल अगर काइनेटिक एनर्जी तुम्हें चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में तुम्हें 40 मीटर पर सेकंड रखना है, तो हाफ इंटू एम, एम के जगह में हमारे पास आ जाएगा सेम, और 50 इंटू 10 टू द पावर दिस। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज लॉस चाहिए ना। इतना देखो 40 स्क्वायर इंटू 40 निकाल लोगे तो अच्छी बात है, कर सकते हो। या तो तुम डायरेक्ट इधर पे अभी पुट कर दो, दैट इज फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है क्या, हाँ लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो मतलब इनिशियल माइनस फाइनल को करो, डिवाइडेड बाय इनिशियल करो, और इनटू 100% कर देना। ठीक है, तो इनिशियल ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज लॉस निकालते इन काइनेटिक, ये ऐसे निकलेगा, और इसमें तुम्हें इनिशियल ये रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे चीज इधर पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात नहीं है। हाफ इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर, अगर वो 0.5 ही आने वाला है। ठीक है, ये 0. आ जाएगा 0.05 आएगा, तो डायरेक्ट इसको, ठीक है, इधर पे देखना, ये 1 2 3, ये देखो पूरा कैंसिल आउट हो गया। इधर पे 16 हाफ इंटू 5 इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा 16 आ जाएगा ना। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 40, क्या ये आ गया तुम्हारा 8, 40 आ जाएगा, 40 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये 1 2 3 के साथ कैंसिल हो गया, और सिर्फ 2 है, इधर पे 100 है, और ये तुम्हारा पूरा कैंसिल आउट हो गया। 100 इंटू ये 500 बाई ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस बार इनिशियल अगर तुम देखोगे तो 250, फाइनल देखोगे तो ठीक है, बस डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल कितना है 250 है। ठीक है, इनिशियल 250 इंटू 100%, ऊपर आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 250 इंटू 100%।
ये आ जाएगा 21/25 इंटू 100%। ठीक है, ये करीब करीब कितना आ जाएगा वो देख लो, पॉइंट आ जाएगा 8.8। 0.8 में देखो इधर पे एक ही है, दैट इज ये आ जाएगा 0.84 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इंटू 100%। 0.8 के तरफ आ रहा था, तो क्योंकि ऑप्शन में एक ही है दैट इज 0.84 इंटू 100% होने से 84 आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 84 रख दी। ये करीब करीब 0.8 आ रहा होगा, तो 84% तुम्हारा क्या हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया होगा। चलो आगे। A stone is projected at an angle 30 degree to the horizontal. The ratio of kinetic energy of stone at the point of projection to its kinetic energy at the highest point. ठीक है, तो ये तो सिंपल बात है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा मैंने 25 का क्वेश्चन कराया था, ये 23 में आया है। ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास U है और ये 30 डिग्री है और ये ऐसे गिरा है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट में तुम्हारा पता है, तुम्हारे पास जो स्पीड होता है वो कितना हो जाएगा, Q cos 30 हो जाएगा ना, Q cos 30। और तुम्हें पता है कि cos 30 जो होता है वो कितना होता है भाई, 2√3/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा वेलोसिटी x डायरेक्शन का है, जो कि कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस में एक्सेलरेशन कभी चेंज, एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 है। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, 0 है, जिसके वजह से तुम्हारा ये जो वेलोसिटी है में आ जाएगा, और क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है तो y डायरेक्शन का स्पीड 0 होगा। ठीक है, तो तुम्हें इधर पे काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह में निकाल कर बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे प्रोजेक्शन हो रहा है उधर पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और वो काइनेटिक एनर्जी को मैं मान रहा हूँ K1। ठीक है, तो K1 आ जाएगा तुम्हारे पास हाफ m, और ये होता है स्पीड, हमेशा याद रखना है, ये कंपोनेंट में नहीं रखना है, ये स्पीड रखना है। तो स्पीड कितना है, प्रोजेक्शन स्पीड u है, तो हाफ m u स्क्वायर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट निकालना है हाईएस्ट पॉइंट निकालना है। हाईएस्ट पॉइंट में अगर तुम देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2, और काइनेटिक एनर्जी 2 कितना जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। v के जगह में तुम इधर पे √3u स्पीड जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट में उतना रखना है तुम्हें। ये तुम्हें सॉल्व करते ही तुम्हें मिल जाएगा कि हाफ m स्क्वायर ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे K1/K2 में पता चल जाएगा कि ये आया है हाफ m और ये आया है हाफ m u स्क्वायर, बस साथ में है 3/4। तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे 3 आएगा, 4/3। K1/K2 कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से नोट कर लो। फिर आगे चलो। A bullet of mass 200 gram having initial kinetic energy 90 joule is shot inside a long swimming pool as shown in the figure। अच्छा, अगर इसमें क्या हुआ था, फिगर तो ये सिंपल सा है कि ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है और एक बुलेट को हमने शॉट किया है। ठीक है, ये बुलेट हाँ, तो एक सेकेंड बाद इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू 40 जूल विद इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड बाद। ठीक है, एक सेकेंड आफ्टर एक सेकेंड। ठीक है, ये इधर पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, 90 जूल था, इधर पे काइनेटिक एनर्जी 90 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी 90 जूल से इधर जाने के बाद एक सेकेंड बाद आफ्टर 1 सेकेंड का काइनेटिक एनर्जी अभी कितना हो गया, 40 जूल हो गया। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल। अच्छा, इस पूल का मिनिमम लेंथ कितना है वो बताना है। पूल द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू। अच्छा, तुम्हें कुछ ना कुछ पॉइंट में ये इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। देखो पहले काइनेटिक एनर्जी 90 जूल था, अभी धीमे 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 उसका 40 जूल हो गया। आगे और जाएगा, आगे और जाएगा। ये वाटर है ना, पूरा स्विमिंग पूल है ना, वाटर है, तो वाटर का एक क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, जिसके वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे क्या होगा, धीमे धीमे खत्म होते होते कभी ना कभी 0 हो जाएगा। क्या समझ आया, इधर पानी है, स्विमिंग पूल है ना, तो पानी है, तो मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी कब 0 होगा वही हमें चाहिए। मतलब कितना डिस्टेंस इधर से इधर जाने के बाद ये लेंथ कितना होना चाहिए, इतना डिस्टेंस जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्पार्क एनर्जी थोड़ा लगा सकते हैं, डब्ल्यूटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं।
बट अभी लगा सकते हैं, मतलब ये एडिशनल तुम इसको प्लस कर सकते हो जब WET आएगा तब। अभी तो हमें सिंपल निकाल लेना है कि 1 सेकंड बाद जाके देखो इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना था? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो हाफ mv² था, जो कि 90 जूल है, ठीक है। और तुम्हें पता है ये 200 ग्राम दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया है, इसका मतलब कितना है? 0.2 है। तो हाफ इंटू 0.2 इंटू v² इक्वल टू 90 दिया हुआ है। तो इसमें से तुम्हें पता चल जाएगा ये जो v² है वो कितना हो जाएगा, तो ये 0.1 क्या आ जाएगा? 900, ठीक है। तो इधर से सिर्फ सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, तुम ई जो आएगा वो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड है, मुझे पता चल गया, ये इनिशियल था। और इस जगह पे जाने के बाद 40 जूल हो गया। चलो इसका भी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है? आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है? हमारा 40 जूल हो रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। आफ्टर 1 सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना है वो निकाल रहा, तो हाफ m के जगह 0.2 v² इक्वल टू 40, क्या आ जाएगा? 400। स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, जहां से v तुम्हें पता चलेगा कि 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ जाएगा? तो हमारे पास, हाँ, पता चल गया कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता, इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है 30 है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है कि 20 है। तो 30-20 पता चल गया। तो इधर से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि ये जो वाटर है वो हमेशा सेम एक्सेलरेशन देगा, सेम रिटार्डेशन देगा, ठीक है। रिटार्डेशन तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो v इजिकल टू q प्लस at, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो v हमारे पास मतलब फाइनल वेलोसिटी देखो 20 मिला है, और इनिशियल वेलोसिटी देखो 1 सेकंड बाद 20 मिला है, और इधर पे देखो 30 मिला है। तो ये क्यों कर रहा हूं? ताकि हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए। तो एक्सेलरेशन इधर से देखना आराम से, -10 मीटर पर सेकेंड मिल चुका। तो इस जर्नी में इधर से इधर जाने में कितना तुम्हारा एक्सेलरेशन है? -10। तो मतलब पूरा जर्नी में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा। तो पूरा जर्नी में ये जो एक्सेलरेशन हमने अभी निकाल लिया है ना, दो चीज दिया हुआ था, ये पूरा जर्नी में तुम यूज कर सकते हो। पूरा जर्नी में अगर यूज करना है तो इनिशियल और फाइनल का लगा लो ना, अभी भी लगा लो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का कहानी अभी समाप्त कर लो। इनिशियल और फाइनल, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट लगा लो अभी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में हम लोग ये कर सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू वाइस एस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो s चाहिए ना, मतलब लेंथ चाहिए ना। तो v तो हमारा 0 है, माइनस u² 30² है, और ट्वाइस a हमारा -10 है, और s हमें चाहिए, s मतलब लेंथ, s मतलब इधर लेंथ हमें चाहिए। तो लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 20, 30² 30² मतलब 900, मतलब तो ये 90/2 आ जाएगा, मतलब 5 मीटर हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, आफ्टर व्हिच इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 5 मीटर बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा इस स्विमिंग पूल में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे, और हमें अभी सीखना है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्या होता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और एनर्जी को तुम क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। मतलब ये बोल सकते हो कि जो तुमने अभी वर्क पढ़ा है और जो भी तुमने अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, तो तुम ये बोल सकते हो कि वर्क और एनर्जी का इक्विवेलेंस दिखाने के लिए, या तो वर्क एंड एनर्जी को रिलेट करने के लिए ऐसा बोल सकते हो। वर्क और एनर्जी को रिलेट करना है तो एक ही तुम्हारे पास इधर पे इक्वेशन दिखेगा, वर्क एंड एनर्जी को रिलेट करते हुए का रिलेशनशिप जो होगा, रिलेट करते हुए हमारे पास एक ही इधर पे इक्वेशन है। रिलेट करते हुए एक ही हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी। और ये जो थ्योरम है ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल ये चीज बताता है, ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमें देता है कि एक पूरा सिस्टम में, ठीक है, एक एंटायर सिस्टम में, ठीक है, एक एंटायर सिस्टम में अगर तुम देखोगे तो जितना भी काम हो रहा है, ठीक है, जितना भी वर्क डन बाय ऑल फोर्स,
जितना भी फोर्सेस की वजह से काम हो रहा है, सोचो कोई भी क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, या तो उसका वेलोसिटी तुम्हें पता है, इसका वेलोसिटी इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो वेलोसिटी वगैरह पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि कौन सा फोर्स के वजह से, कौन सा फोर्स के वजह से इधर पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्स, सिस्टम में वर्क डन बाई ऑल फोर्स हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन, अभी प्रूव भी करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, बट ये तुम्हें पहले इधर पे डाइजेस्ट करना चाहिए। डाइजेस्ट करो कि वर्क डन बाई ऑल फोर्स, तो सर क्या क्या फोर्स हो सकता है, वो तो हमें पता है क्या क्या फोर्स हो सकता है। देखो तो क्या क्या फोर्स हो सकता है बोलो तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल हो सकता है ना, मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। वर्क डन बाई, उसके बाद जो आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मतलब ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी होता है, जैसे कि वेट, हमारा वेट हो गया ना ग्रेविटी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो फेमस आता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कुछ वर्क डन हो गया, ठीक है। सोचो एक ब्लॉक है, एक सिस्टम में एक ब्लॉक है, तो उसका हमें देखना है कि उसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। तो हो सकता है कि एक्सटर्नली मैंने उसको खींचा, उसका खुद का वेट लगेगा, तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा, उसमें नॉर्मल लगेगा, उसमें क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, जितना भी हो सकता है नॉर्मल लगेगा, उसमें टेंशन लग सकता है, ठीक है, जितना भी पॉसिबल है। उसमें हो सकता है कि सूडो लग गया, ठीक है, उसमें क्या लग गया, सूडो लग गया। जितना भी फोर्सेस तुम्हारे, या तो सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग, जो अब आगे जाके सीखेंगे, और उसका हमें करना है 1-2 लेक्चर तक, उसका ही क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, पूरा WBT का क्वेश्चन चलेगा 1-2 लेक्चर, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग को समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। और इक्वल टू तुम इसको काइनेटिक एनर्जी का चेंज बता देना। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट ब्लॉक, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इधर क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर माइनस हाफ m, ठीक है। सर ये जो चीज आया ना, ये होता है तुम्हारा वर्क एनर्जी। सर हमेशा क्या इतना फोर्सेस रहेंगे, नहीं, हमेशा ये सब फोर्स नहीं रहेगा। ज्यादातर टाइम क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है। ग्रेविटी के लिए ज्यादातर टाइम जीरो होता है वर्क डन, फ्रिक्शन ज्यादातर टाइम रह जाता है, नॉर्मल और टेंशन के लिए ज्यादातर टाइम जीरो होता है, ठीक है। फ्लूइडो नहीं रहता है ज्यादातर टाइम, और स्प्रिंग ज्यादातर टाइम रहेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग और फ्रिक्शन बच जाएगा, बाकी ये सब कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट जो जो फोर्सेस है उनका वर्क डन लिखेंगे, और इक्वल टू क्या कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देंगे। तो विदाउट एनी इंट्रीगेशन, विदाउट एनी, तुम बोल सकते हो दिमाग खर्च ना करके, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन बोल सकते हो, तुम क्या कर सकते हो आराम से इधर पे तुम काइनेटिक एनर्जी, या तो वेलोसिटी, तुम्हें अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो इधर से निकाल सकते हो, या तो कुछ वर्क डन निकालना है तो भी इधर से निकाल सकते हो, गिवन दैट तब तुम्हें ये सब दिया रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दिया है तो वर्क निकाल सकते हो, वर्क दिया है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये नहीं हो गया कि, यही तो हो गया ना कि वर्क और एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर पे रिलेट कर रहे हैं। वर्क और एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो वर्क ये पता है और वह ये पता है। इधर पे सिस्टम का मतलब समझ आया ना। कोई भी अगर एक, जैसे कि ये अगर एक हमारे पास ब्लॉक है, सोचो ये एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी। ये एक हमारे पास ब्लॉक है, अभी सिस्टम मतलब क्या वो मैं समझा दे रहा हूं कि इसका मास m है, ठीक है, और ये आगे की तरफ जा रहा है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आफ्टर सम टाइम ये आगे जाते आते का इस मास का जो वेलोसिटी वो कम हो गया, 1 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन था, लेट्स से फ्रिक्शन था, ठीक है, ये म्यू था, तो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, लग रहा होगा पीछे की तरफ, इसके वजह से ये रिटार्ड होते होते इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इस तरफ था, फ्रिक्शन कितना था, म्यू इंटू एन, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें क्या करना है, इस ब्लॉक में अगर अभी तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं, कोई खींच नहीं रहा है, बट इसमें एक नॉर्मल है, यस नॉर्मल के लिए लिखो, इसमें एक mg है, यस mg के लिए लिखो, ठीक है। तो इसलिए मैं अगर इसमें अगर अप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस इधर पे देखो और कुछ है क्या, यस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और इक्वल टू में क्या लिखूंगा, क्योंकि और तो कुछ नहीं है इसमें, और तो कुछ वर्क डन नहीं है, इक्वल टू में लिख दूंगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m,
तो इधर पे देखो ये ऐसा दिया रहेगा, मास का वैल्यू दिया रहेगा, इधर बिठा देना। ये देखो ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी देखो नीचे, डिस्प्लेसमेंट देखो आगे, तो वर्क डन कितना हो गया 0। ठीक है, देखो ग्रेविटी नीचे लग रहा है और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। नॉर्मल देखो, नॉर्मल के लिए भी 0 हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट आगे, तो इस, ठीक है, हमेशा नहीं होगा बट इस सिचुएशन में 0 हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर अच्छे से दिया रहे तो इधर पे बिठा देना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। या तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिया है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया, बस ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर सकते हो। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लेना, क्योंकि हमें इसका दोनों प्रूफ करना है। एक तो कांस्टेंट फोर्स के लिए इसको प्रूफ करेंगे और दूसरा इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी इसको प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअली ये कहां से आया है, ऐसे ही थोड़ी आ गया, या नहीं, का कोई सोर्स होगा। दैट सोर्स इज, अगर कांस्टेंट फोर्स के लिए, मतलब दोनों के लिए सही है ये, अगर वेरिएबल फोर्स चल रहा है ना तो भी तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, कांस्टेंट फोर्स के लिए काम वगैरह हो रहा है तो भी तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। पहला वाला हम लोग इधर पे सॉल्व करते हैं, दैट इज कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग देख, बताओ कांस्टेंट फोर्स के लिए हमें प्रूफ करना है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स जो होता है, तो हमेशा वर्क डन बाय ऑल फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो देखो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, तो बॉल एलएच से, जिसका मास m है, का इनिशियल वेलोसिटी अभी u है, और मैंने क्या किया, एक फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स आगे की तरफ मैंने इधर पे अप्लाई कर दिया। एक कांस्टेंट फोर्स आगे की तरफ मैंने क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, तो यही ब्लॉक अभी क्या हो जाएगा, यही जो ब्लॉक है, ठीक है, यही ब्लॉक में अभी ये कांस्टेंट फोर्स मैंने हटाया नहीं, ठीक है, बट इस ब्लॉक का अभी कुछ वेलोसिटी हो गया होगा, क्योंकि फोर्स तुमने लगाया, फोर्स लगाया मतलब एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी अभी चेंज होकर सम v हो गया। और जो ये फोर्स है ना, फोर्स को मैंने अभी तक हटाया नहीं, फोर्स अभी भी F कांस्टेंट इस तरफ अप्लाई मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, क्या हमें समझ आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v, और लेट से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कुछ s डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और टाइम लेट से इनिशियली टाइम था t इक्वल टू 0, और आफ्टर सम टाइम जब इसका वेलोसिटी v हो गया, तब इस सिचुएशन को मैंने सोचो कि एक फोटो खींच लिया और मैं अभी इसको घर पे एनालिसिस कर रहा हूं उसका। ठीक है, तो मुझे ये बता दो, वर्क डन जो मुझे निकालना है, वर्क डन बाई ऑल फोर्स में इधर पे निकाल रहा हूं, बाई ऑल फोर्स। तो तुम इधर पे समझना कि इधर पे ऑल फोर्स में जो ग्रेविटी और नॉर्मल जो आएगा ना, उनके लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी और इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्मल भी आएगा, बट नॉर्मल ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में हो रहा है, और ग्रेविटी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फिर से 90 डिग्री में हो रहा है, तो इन दोनों के लिए 0 मान लो। और जो एक्सटर्नल फोर्स F है ना, उसके लिए वर्क डन निकाल रहा हूं, और इक्वल टू हम लोग अभी देखेंगे कि कितना आता है। ठीक है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज 0, ठीक है, तो नहीं लिख रहा हूं, वर्क डन बाई नॉर्मल इज ऑल्सो 0, तो इन दोनों को मैं इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, इसको इग्नोर करो और इसको भी इग्नोर करो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा था। तो हमें बस क्या करना है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स लिखना है। वो कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर मुझे लिखना है, वो मैं लिख सकता हूँ क्या, m इंटू ए। ठीक है, या तो ऐसा लिख लेते हैं, देखो फोर्स m इंटू ए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इनटू दोनों के बीच का एंगल cos 0 आ जाएगा ना, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो F इंटू एस मैं लिख सकता हूँ, F इंटू एस इंटू cos 0 इज 1। ठीक है, तो F के जगह में मैं m इंटू ए बिठा सकता हूँ और S के जगह में S। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स में इधर पे निकाल रहा हूँ, या तो बोल सकते हो वर्क डन बाई ऑल फोर्स में निकाल रहा हूँ, बाकी तो 0 हो गया। वर्क डन बाई ऑल फोर्स कितना आ गया, ma इंटू एस आ गया। तुम्हें पता है कि न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन है, उसको अगर मैं इधर पे अप्लाई करूं, तो इधर से मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, वो आ जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ट्वाइस s इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो इधर से वर्क डन बाई ऑल फोर्स जो आया है तुम्हारा, वो आ गया m, और एक्सेलरेशन के जगह में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई ट्वाइस s आ गया, और इनटू तुम बोल सकते हो s ने s को मार दिया, तो वर्क डन बाई, अभी लिखता हूं पूरा, वर्क डन बाई ऑल फोर्स
सब फोर्स के लिए वर्क डन मैंने निकाला और वो आ गया हमारे लिए, देखो एस एस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अभी लास्ट स्टेप बाकी है, दैट इज वर्क डन बाई ऑल फोर्स। अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आ गया। क्या तुम इस चीज को लिख सकते हो कि वर्क डन बाई ऑल फोर्स जो भी आया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो आ गया तुम्हारा आंसर, जो हमें चाहिए था वही मैंने इधर पे निकाल के दे दिया। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए आराम से हम लोग वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आराम से इधर पे डिराइव करके बता सकते हैं। ठीक है, देख लो एक बार स्टेप्स, इजी है। ये बोर्ड्स में जनरली पूछा जाता है, जेईई और नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें भी आना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, एक बार के लिए तुम देख सकते हो। ठीक है, अच्छा यही चीज को हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के लिए अगर प्रूफ करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स के लिए अभी वेरिएबल फोर्स के लिए मेरे हिसाब से यही तुम्हारा ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, अभी बस ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, ये इस बार वेरिएबल है, ये याद रखना। तो एक्सीलरेशन वेरिएबल आएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u मान लेते। ठीक है, और इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी v मान लेते, और वेरिएबल फोर्स अभी भी इसमें एक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक्ट नहीं हो रहा है, फोर्स में एक्ट करवा रहा हूं। ठीक है, और लेट्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना आफ्टर सम टाइम t का डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गया होगा। लेट्स से देखो ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है और t इक्वल टू t बाद कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको s माना है। ठीक है, तो हमें अभी फिर से पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। वर्क डन बाय ऑल फोर्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, फिर से हमारे पास ग्रेविटी आएगा, फिर से हमारे पास नॉर्मल आएगा। ठीक है, और फिर से हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा। और कुछ है क्या इधर पे, नहीं, टेंशन नहीं है, सूडो फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये सब स्मूथ सरफेस के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा तो यही चीज आने वाला है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस बार 0 आने वाला है फिर से, और वर्क डन बाय नॉर्मल भी इस बार फिर से 0 होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल और ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो वर्क डन बचेगा ना, वो एक्सटर्नल फोर्स ही बचेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन अगर निकालना है तो मैं फिर से लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू कॉस 0। बट इस बार वेरिएबल फोर्स है, और तुम्हें पता है कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं। वेरिएबल फोर्स अगर होता है तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमने सेकंड लेक्चर में बात किया था ना, कि वेरिएबल फोर्स अगर है तो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा। सोचो कॉस थीटा तो इधर पे 0 है, तो एफ डी एस लिख सकता हूं मैं इधर। तो मतलब यही जो एक्सटर्नल फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, बट हमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर करके निकालना पड़ेगा। टोटल लेट से डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हुआ है, बट थोड़ा सा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इसमें पहले लेना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, डी डब्ल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, डी डब्ल्यू निकालूंगा, और डी डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डी एस हो जाएगा। ठीक है, डी डब्ल्यू, ठीक है, इधर इंटीग्रेशन कर देना तो ये डब्ल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एफ। ठीक है, और आ जाएगा डीएस। एफ के जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम इंटू ए इंटू डीएस। और क्योंकि एक्सिलरेशन वेरिएबल होगा, एक्सिलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट है, इधर इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या एक्सिलरेशन को मैं डीवी बाई डी टी बिठाऊंगा क्या, नहीं, डीवी बाई डी टी बिठाने से नहीं होगा, क्योंकि इधर पे डीएस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक है ना हमारे पास वी डीवी बाई डीएस, हम लोग कर सकते कि नहीं, वी डीवी बाई डीएस इधर पे यूज, तो एम ए के जगह में वी डीवी बाई डीएस इधर पे
कर सकते हो और इधर पे ds लिख देना। ds ने ds को मार दिया तो हमारे पास जो वर्क डन आया है, वर्क डन किसके वजह से आया है? ऑल फोर्स के वजह से आया है, बाकी तो 0 हो गया था, लेकिन निकाला तो हम लोग ने ऑल फोर्स के लिए। कितना निकाला है? m बाहर आ गया और v dv तुम्हारा अंदर रह गया इंटीग्रेशन में। और v मतलब इधर पे v चेंज हो रहा है। v अगर देखोगे तो पहले इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनली अगर देखोगे तो v है, तो u से v इधर पे चेंज हो रहा है। तो m क्या आ गया? m v dv का हम लोग लिख सकते हैं v²/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर पे तुम लिमिट बिठा दो u से v, तो आ जाएगा तुम्हारे पास हाफ m और ये आ जाएगा तुम्हारे पास v²। तो फिर से हमने ये प्रूव कर दिया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, फिर से हमने क्या प्रूव कर दिया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, फायदा नहीं है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इधर पे हमने प्रूव किया है। और इक्वल टू हम लोग ने क्या प्रूव कर दिया कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रूव कर दिया। देख लो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आ गया ना, तो मतलब तुम्हारा के फाइनल माइनस के इनिशियल हम लोग ने प्रूव कर दिया। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर से हमने इधर पे प्रूव कर दिया है, बट इधर पे वेरिएबल फोर्सेस के लिए हम लोग ने यूज, ठीक है। तो प्रूफ इसका आसान है, प्रूफ आराम से तुम सॉल्व करके देख सकते हो कैसे ये आ रहा है। बट इधर पे जो इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट ये है इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सबको आता है कि WET क्या है, सबको आता है, बट करना नहीं आता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह में तुम WET कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, लेकिन तुम सोच भी नहीं पाओगे उस एंगल में कि अच्छा इधर WET यूज करने से आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तुम इंट्रीग्रेशन में चले जाओगे या कुछ करने में चले जाओगे, बट कुछ बहुत अच्छा इंट्रीग्रेशन को अवॉइड करके तुम WET अगर लगाओगे ना तो आराम से क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हमेशा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड तुम्हें चलना चाहिए कि क्या इस जगह हम लोग, क्या इस क्वेश्चन में WET लग सकता है, अगर काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, वो दिख रहा है तो ही, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में लग सकता है, वो एक बार तुम सोच लेना, अगर यूज हो पा रहा है तो तुम करना, क्योंकि इस चैप्टर का अगर देखोगे ना तो 95% क्वेश्चन जो है, पावर वगैरह अगर थोड़ा सा छोड़ दोगे तो 95% क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करके हम लोग आज का लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गया। देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 10 जूल, इज डिस्प्लेस थ्रू x इक्वल टू 3 i कैप मीटर बाय द फोर्स F इक्वल टू -2 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन। अच्छा, फोर्स दिया हुआ है, देख लो इधर कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स दिया हुआ है, अगर तुम्हें अभी पता है WT तो आसान हो गया, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिया है ना, मूविंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया है 10 जूल, इज डिस्प्लेस थ्रू दिस, मतलब डिस्प्लेस, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो पक्का वो ओरिजिन से ही हुआ होगा, ये बताया नहीं गया, बट ओरिजिन हम लोग मान लेंगे, डिस्प्लेस थ्रू दिस, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओरिजिन मान के कर लेते, क्या जाता है, क्योंकि ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर दिया है तो कुछ टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय इधर पे ऑल फोर्स, ऑल फोर्स देखो कुछ अलग फोर्स तो इधर पे नहीं दिया है, सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स ही हमें निकालना है, ठीक है। ऑल फोर्स लिखेंगे बट और फोर्स तो है नहीं इधर पे, ठीक है, ग्रेविटी वगैरह तो पकड़ना नहीं है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब KF माइनस KI हम लोग लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स में क्या क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कर सकते कि नहीं? यस, फोर्स तुम्हारा कितना दिया हुआ है, देखो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है, दोनों इधर पे देखो वेक्टर में दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें चाहिए, और इनिशियल हमारे पास 10 जूल ये सब दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। ये जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ -6 तुम्हें दिखेगा, -6 दिखेगा ना, क्योंकि J तो है नहीं, तो -6 इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? KF -10। तो इसमें तुम देख सकते हो कि KF जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा 4 जूल आ जाएगा, आ जाएगा 4 जूल आंसर है, क्या 4 जूल? 4 जूल है, एक बार कैलकुलेट चेक कर लेना। बट ये आसान क्वेश्चन है, इधर पे तुम सोच रहे होगे सर इधर तो फ्रिक्शन नहीं बताया, नहीं बताया मतलब नहीं है, ग्रेविटी नहीं बताया गया तो मतलब नहीं लेना है हमें। वर्क डन बाय ऑल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ इधर पे देखोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्स में इधर पे सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इसको ही पकड़ना है, बाकी अगर नहीं बताया गया तो
नहीं पकड़ो, मत पकड़ो, मतलब उसको उसको हमें के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बना के दिया है जहाँ पे ग्रेविटी आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा एक्सटर्नल आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, तब हमें सोचना है। ये तो कुछ बना के नहीं दिया, तो सिंपल तुम्हें इधर से वर्क डन मतलब वो लोग चाहते हैं कि तुम सिंपल इधर से वर्क डन निकालो, और सिंपल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दिया है तो फाइनल निकाल के दिखाओ। सिंपल बात है, ठीक है। चलो आगे। आगे तुम्हारे पास ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग एक्स विथ स्पीड, देखो स्पीड दिया हुआ है मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया है, ठीक है। स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ इनिशियल। एंटर्स ए राफ रीजन रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, तो इस बार फ्रिक्शन है, देखो राफ रीजन मतलब फ्रिक्शन का रीजन दिया हुआ है, ठीक है। इस बार फ्रिक्शन के लिए तुम्हारा होगा कुछ ना। द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज, ठीक है। ये जो तुम्हारा रिटार्डिंग जो तुम्हारा क्या है, रिटार्डिंग जो तुम्हारा फोर्स है वो दिया हुआ है, ठीक है, विथ के इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। देन फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एस इज क्रॉस द राफ रीजन। अच्छा, इधर पे कुछ भी चीजें नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही फोर्स दिया है। मतलब एक ब्लॉक है तो एक राफ, ये ब्लॉक अगर है, ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से ये आगे जा रहा है, ये पहले समझ लो कि कहानी क्या है। और ये क्या हुआ कि इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, दैट इज 0.1 मीटर से, वो 0.1 मीटर से 1.9 मीटर तक उसने डिस्प्लेस किया। बट इसमें पूरा राफ रीजन है, तो राफ रीजन अगर होगा तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इस बार करना पड़ेगा इधर पे, ठीक है। ये पूरा इधर से इधर एक तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, और वो एफ आर दिया हुआ है माइनस के एक्स, कितना दिया है माइनस के एक्स, ये देखो इधर दिया हुआ है माइनस के एक्स, पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। माइनस को हटा सकते हो क्योंकि डायरेक्शन मैंने दे दिया था, बट फिर भी ठीक है, तो पीछे की तरफ लग रहा है। तो इसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी धीमे 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 क्या होगा, कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स अगर ऑपोजिट लगता है काइनेटिक एनर्जी को हमेशा कम करता है। फोर्स अगर इन द डायरेक्शन लगेगा डिस्प्लेसमेंट का, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता, बट इधर पे फोर्स तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो काइनेटिक एनर्जी कम ही होना चाहिए। तो हमें निकालना है कि इस पॉइंट में इसका क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी की बात ना, हाफ एम करी तो होता है। तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स में बस इधर पे ग्रेविटी वगैरह तो नहीं है, तो लेना ही नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी होगा क्या, हाँ ग्रेविटी होगा एक्चुअली, बट हमें लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा, देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो ऑल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स में अभी ग्रेविटी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ये जो हमारा अभी फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लिख सकते हो। सर नॉर्मल भी तो लगेगा, हाँ नॉर्मल भी लिख लो, क्या जाता है, बट इन सब के लिए 0 आएगा तो लिख के कुछ फायदा तो नहीं होगा। इक्वल टू तुम इधर पे हाफ एम के जगह 1 बिठा दो, और वी स्क्वायर हमें चाहिए, और माइनस हाफ एम के जगह 1 बिठा दो, और यू के जगह में 10 स्क्वायर बिठा दो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नीचे और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अच्छा, फ्रिक्शन के लिए 0 नहीं होगा, फ्रिक्शन का कुछ होगा, नॉर्मल के लिए 0 हो जाएगा। देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी और नॉर्मल हमेशा इधर पे देखो, ग्रेविटी और नॉर्मल इधर पे देखो 90 डिग्री में लग रहा है, तो उसके लिए 0 हो जाएगा दोनों के लिए। सिर्फ और सिर्फ इधर पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ जाएगा वो तुम्हारा कितना आने वाला है, इधर से देखो ये आ रहा है वी स्क्वायर बाई 2, और ये तुम्हारा कितना आ रहा है 10 स्क्वायर बाई 2, 10 स्क्वायर मतलब 100 बाई 2 मीन, ठीक है, ये आ रहा है। बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो निकालना है ना, वो कैसे निकालोगे इधर, क्योंकि ये तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, देखो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये जो तुम्हारा फोर्स है ना, वो एक्चुअली वेरिएबल फोर्स है, और तुम्हें पता है कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालना है। ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक्स के साथ साथ तुम्हारा फोर्स देखो इंक्रीज हो रहा है, एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू भी वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमें अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ कितना है, माइनस के एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा डीएक्स, तो माइनस के एक्स, तो माइनस के तो बाहर चला जाएगा, एक्स डीएक्स हो जाएगा, और जहां पे ये 0.1 से ये 1.9 जा रहा है, हाँ 0.1 से 0.9 जा रहा है, तो इधर से माइनस के का वैल्यू देखो 10 दिया हुआ है शायद, हाँ 10 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमें इधर पे 0.1 से 1.9 करना है, ठीक है। अभी तो बस कैलकुलेशन है, तुम ये इधर से निकाल के इधर पे बिठा सकते हो, इधर से भी निकाल लेना, ठीक है। ये इधर से अभी निकाल सकते हो ना, क्या आ जाएगा तुम्हारा -5,
-5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1.9 का स्क्वायर माइनस 0.1 का। ठीक है, ये पार्ट इधर पे सॉल्व करो, ये होमवर्क दे देता हूँ तुम्हारे लिए। ये पार्ट इधर पे सॉल्व करके इधर बिठा दो, और इधर बिठा के क्या करो, वी स्क्वायर का वैल्यू आराम से निकाल लो पहले, और उसके बाद वी पर सेकंड आ जाएगा, तो निकाल के ऑप्शन करा लेना। ठीक है, सिंपल बात है, आराम से कर लोगे। तो कैलकुलेशन है बस, 1.9 स्क्वायर कर दूं क्या, आएगा 1.9 स्क्वायर 1.9 6। देखो 1.9 का अगर स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो ये इतना आ रहा है, ठीक है 3.6, और ये भी 0.01 ही आने वाला है, 3.6 ही आएगा, 3.6। ठीक है, ये पूरा पार्ट 3.6 आएगा, 3.6 को 5 से इंटू करना है बस, 18 आ जाएगा, 18 इधर पे बिठा देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा बस, ये आ जाएगा -18 आ जाएगा, -18। तो ये अगर -18 आ गया ना, ये अगर -18 आ गया तो 50 इस तरफ आएगा ना, तो ये आके प्लस हो जाएगा -18 के। ठीक है, तो -18 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, -18 प्लस हो जाएगा, आके -18 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 और 50 आएगा, 32 आ रहा है क्या। ठीक है, इधर से देखो, ये 3.6 5 से 18 इधर पे जब बिठाएंगे, -18 जब बिठाएंगे, ये 50 आके प्लस होगा, 50 आके प्लस होके ये 32 बन जाएगा। अच्छा 32 बनेगा, सही है। ये तो v²/2 है ना, तो 2 इस तरफ आएगा। ठीक है, तो v²/2 का जो वैल्यू है, v²/2 जब ये इस तरफ आएगा तो वो 32 आने वाला है। 32 से तुम v² का जो वैल्यू आएगा वो 64 आ जाएगा, 4 होने से ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, पर देख लो। ठीक है, आंसर करेक्ट है, 8 मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए। चलो आगे। A wooden block of mass 2 kg slides with initial speed 10 meter per second along a horizontal floor. ठीक है, ओके। The coefficient of kinetic friction between the block and the floor is कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। Take g equal to 10 meter per second square. Neglect air resistance. हमें चाहिए time ts required for the block to come to rest. मतलब हमें इधर पे स्टॉपिंग टाइम चाहिए, कब स्टॉप होगा का टाइम हमें चाहिए, और द स्टॉपिंग डिस्टेंस s। ठीक है सर, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज ना करने से भी तुम्हें चल जाएगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके इसको करेंगे। तुम इसमें क्या कर सकते हो, प्लस काइनेमेटिक्स भी सर तुम इसको यूज कर सकते हो, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन वगैरह यूज करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से पहले देख लेते कि क्या हो रहा है। एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास ऑफ मास 2 kg, फ्लाइट्स विद इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है मैं 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, और इसमें एक क्या है, ये एक फ्लोर में। अच्छा, अब ये बताओ, along a horizontal floor the coefficient of kinetic friction between the block and the floor is 0.25। तो ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, ठीक है, इसमें और फ्लोर में 0.25 मतलब 1/4 का तुम्हारा क्या है, म्यू के है। ठीक है, म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तुम्हें चाहिए कब ये रुक जाएगा। देखो ये आगे जा रहा है बट फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा वो निकाल दो सबसे पहले। तो फ्रिक्शन एफ के जो निकलेगा वो निकलेगा म्यू इंटू एम जी। म्यू है 1/4, एम कितना है इसका, एम है 2 kg और जी है इसका 10, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो पीछे की तरफ एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। और स्लो डाउन होने से हमें चाहिए कि कब ये रुक जाएगा, कब मतलब टाइम चाहिए। तो ये अगर तुम्हारा फोर्स है तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई एक्सेलरेशन। अगर हमें निकालना है इस फोर्स के बाद एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन बोल सकते हो, माइनस में आएगा एफ के बाई एम। एफ के कितना आया, बाई इसका मास 2 है, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ वो आगे जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये अगर हमारे पास रिटार्डेशन आ रहा है तो टाइम नहीं निकाल सकते क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ रहा है, तो हम लोग न्यूटन का इक्वेशन यूज कर सकते। तो v हमारे पास 0 होना चाहिए, q हमारे पास कितना है
v हमारे पास 0 होना चाहिए ना, और u हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और a हमारे पास है 2.5 और इंटू t। तो इधर से देखो कि ये आ जाएगा 10/5, तो ये आ जाएगा हमारे ये 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। 4 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। सिंपल है, ठीक है। एक एक तुम्हारे पास बॉल है, उसको मैंने ऐसे मार दिया, बट उधर पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और बॉल को मैंने आगे मारा तो बॉल आगे जा रहा है, बट फ्रिक्शन उसको धीमे 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 क्या कराएगा, स्टॉप करा देगा। कितना टाइम बाद स्टॉप हुआ, अगर इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड से मैंने उसको फेंका तो कितना टाइम बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at, और जितना मैंने मारा फ्रिक्शन कितना लग रहा है डिवाइडेड बाई क्या करोगे, मास करोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया, बिठा दो, टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बट हमें अभी क्या चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल के लेंगे, क्या करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम लोग चलो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम इधर पे थोड़ा सा यूज, कि अभी हमें फाइनल देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस आराम से आ सकता है। या तो तुम अभी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस भी इधर पे यूज कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इस वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आएगा, वो भी सेम ही आएगा। वर्क एनर्जी क्या आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इधर पे जितना भी हो रहा होगा, बाकी देखो इधर पे ग्रेविटी, और देखो ग्रेविटी के लिए ले सकता हूँ बट वो 0 होगा, नॉर्मल के लिए ले सकता हूँ वो 0 होगा, ठीक है। ग्रेविटी और नॉर्मल, ग्रेविटी अगर देखोगे नीचे लग रहा है ग्रेविटी, और नॉर्मल अगर देखोगे तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल। दोनों ही डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ऑपोजिट है। दोनों ही अगर डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट है तो लेके कुछ फायदा नहीं है। इक्वल टू तुम क्या कर सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि फाइनल तो उसको रुक जाना है ना, तो ऐसे तुम इधर पे लिख सकते हो। और हमें क्या चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इधर पे आएगा नेगेटिव ऑफ जो फोर्स लग रहा है, और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट को एस मान लिया मैंने, और ये तुम्हारा आ जाएगा। बाकी तो ये 0 है, ये तो 0 है, ये भी 0 है, दोनों को हटा दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि 180 डिग्री है, इसके वजह से हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर पे कितना लग रहा है वो बताओ मुझे। फ्रिक्शन इधर पे कांस्टेंट फोर्स, दैट इज 5, क्योंकि काइनेटिक है ना, काइनेटिक हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और 5, और डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, बट हमें हाफ एम, एम कितना है 1, और एम कितना है 2 है क्या, हाँ 2 के जी है एम, एम कितना है 2 के जी है, और वी स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 ने 2 को मारा, 2 ने 2 को मारा, इधर पे जो तुम्हारा आंसर आएगा, हाँ तुम्हारा ये फाइनल है और इनिशियल, अच्छा इधर पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये तो इनिशियल फाइनल, फाइनल तुम्हारा 0 है और इनिशियल तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो एक नेगेटिव आएगा इधर, वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव को खा जाएगा, तो इधर पे एस इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। 10 स्क्वायर मतलब 100 बाई आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 मीटर बाद क्या आ जाएगा, ये रुक जाएगा। सर इतना मेहनत, अभी के लिए इतना मेहनत किया है, बट आगे जाके बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन का बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। क्या तो इधर डायरेक्ट तुम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, वही आया है एक्चुअली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस करने से तुम्हारा आ ही जाएगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स इधर पे यूज कर सकते हो। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग ने ये सॉल्व किया था एनएलएम में, एनएलएम में मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉल्व कराया था, इधर पे भी करवा दिया, ठीक है, इधर पे भी करवा दिया बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो आगे देखो, ये भी नीट का क्वेश्चन है। तुम्हारा पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, अच्छा ये का क्वेश्चन है, एक सर्कल में, ये 2016 का क्वेश्चन, 16 का क्वेश्चन है, तो 16 का क्वेश्चन था आया था। तो देखो ये जो पार्टिकल है ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस देखो इधर पे दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं रेडियस कितना दिया है, दैट इज दिस, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और तुम्हारे पास 10 ग्राम का तुम्हारे पास मास दिया गया है, 10 ग्राम, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। हमें क्या चाहिए, विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा इस बार बता के दिया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 है कुछ ना, ठीक है, ये बता के दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, अच्छा इस एक्सेलरेशन का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स दिस, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था और अभी काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन
आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। अच्छा, सेकेंड रिवोल्यूशन के बाद, मतलब इधर से स्टार्ट हुआ है, एक रिवोल्यूशन हुआ है और फिर और एक रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन के बाद तुम्हें ये बताना है, दो रिवोल्यूशन के बाद तुम्हें ये बताना है कि एटी का वैल्यू कितना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इतना बन गया है दो रिवोल्यूशन के बाद, एक रिवोल्यूशन के बाद नहीं, दो रिवोल्यूशन के बाद तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना बन चुका है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁴ जूल बन चुका है। ठीक है, अच्छा, दो रिवोल्यूशन के बाद तो काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो मैं इधर पे वर्क डन बाई ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इधर पे लिख सकता हूं। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं। सर इधर पे क्या क्या वर्क डन हो रहा है, वर्क डन तो सर फोर्स क्या क्या है उसके लिए देख लेते। फोर्स इधर पे देखो, क्योंकि ये घूम रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा तो इधर पे सेंटीपिटल फोर्स आएगा एक, और क्योंकि ये 80 है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स भी आएगा एफ टी। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स। तो दो ही फोर्स इधर पे है, एक तो वर्क डन बाई क्या क्या हो जाएगा इधर पे टेंजेंशियल हो जाएगा, और प्लस वर्क डन बाई क्या हो जाएगा इधर पे सेंटीपिटल आ जाएगा। इक्वल टू क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और माइनस इधर पे जीरो है। माइनस इधर पे जीरो क्यों है, क्योंकि इनिशियली ये सब रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। तो हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारे पास कि 8 इंटू 10⁻⁴ कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल ये दिया है। ठीक है, अच्छा, टेंजेंशियल वर्क डन बाई टेंजेंशियल कितना हो रहा है, वर्क डन बाई सेंटीपिटल। देखो सेंटीपिटल के लिए मैं बोल सकता हूँ, सेंटीपिटल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जीरो हो रहा है। कैसे, देखो सेंटीपिटल हमेशा तुम्हारा एलोंग रेडियस रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखो टेंजेंशियल होगा। देखो ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, देखो फोर्स के तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो टेंजेंशियल जिस तरफ जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। देखो टेंजेंशियल इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, टेंजेंशियल इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। टेंजेंशियल जिस तरफ भी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, देखो टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है। टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, टेंजेंशियल इस तरफ, टेंजेंशियल इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हर एक जगह में टेंजेंशियल और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। समझ आ रहा है, टेंजेंशियल और डिस्प्लेसमेंट इधर पे, टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर पे, टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल फोर्स पे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट अगर तुम देखोगे ना, तो सेंटर से डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। देयरफॉर जो एफ सी है ना, उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बनने से जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि जो तुम्हारा कंजर्वेटिव नहीं, सेंटीपिटल फोर्स है, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जीरो हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ इधर पे वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हो। अब बात ये है कि वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स इधर पे कितना होगा, वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स इधर पे कितना होगा। वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स इधर पे कितना होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स इधर अगर देखोगे ना, तो टेंजेंशियल फोर्स तो इधर पे है, और डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा देखा, टेंजेंशियल फोर्स जिस जिस तरफ में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी उसी तरफ में हो रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स इधर पे जितना भी होगा, टेंजेंशियल फोर्स इधर पे जितना भी होगा, ठीक है, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो दो रिवोल्यूशन बाद देखो, एक रिवोल्यूशन बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है, जो फोर्स नहीं, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लेना है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो, जैसे कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है, तो फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हर टाइम एक ही डायरेक्शन में है। तो मतलब ये जो पूरा 2 पाई आर है ना, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक रिवोल्यूशन के लिए। ऐसे ही दो रिवोल्यूशन के लिए कितना होगा, 4 पाई आर। कितना होगा, 4 पाई आर। तो इधर पे 4 पाई आर लिख देना, और इक्वल टू तुम 8 इंटू 10 और 4 लिख देना। तो इधर से जो तुम्हारा एफ टी को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ टी को मैं M80 लिख सकता हूं ना, मुझे तो 80 चाहिए, M80 लिख सकता हूं ना, M80 लिख सकता हूं ना, और इधर पे 4 पाई आर लिख सकता हूं, और इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, 8 इंटू 10 और 4 लिख सकता हूं। समझ आ गया। बाकी इधर पे अभी बिठा दो, हमारा 80 आ जाएगा। 80 अभी कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 पाई आर, और ये आ जाएगा मास। 8 इंटू 10⁴ 4 पाई आर, आर के जगह में 6 पॉइंट कितना था, 4 था क्या, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में लेके आ जाना।
और कुछ ग्राम में है क्या, हाँ 10 ग्राम में है, तो उसको भी तुम क्या करो केजी में लेके आना। तो इसको सॉल्व करना और कुछ इसका आंसर मुझे याद आ रहा है कुछ 0.1 के आसपास आता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मुझे याद आ रहा है 0.1 के आसपास आता है। ठीक है, 0.11 ऐसा कुछ आता है। तो 0.1 ही इसका ऑप्शन में था, तो वही हमें इधर पे टिक करना है। इधर पे अच्छे से देखना है कि टेंजेंशियल फोर्स के लिए जो डिस्प्लेसमेंट लेना है ना, क्योंकि वर्क डन लिखना है, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो इधर पे जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ये लेना है। कोई कोई बोलेगा सर ये पूरा आया फिर और एक घुमा तो सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। अरे वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जो वार्क हम लोग पढ़ते हैं वार्क में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है जो काइनेमेटिक्स में तुमने पढ़ा है। कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है। तो वो देखो सेम सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक साथ 2 पाई आर घुमा फिर 2 पाई आर घुमा, तो 4 पाई आर 2 रिवोल्यूशन के बाद। और तो काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया, इतना बन गया, तो इक्वल कर दिया, इधर से तुम्हारा 80 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन with a constant speed 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। देखो ये रिटार्डिंग फोर्स फिर से दिया हुआ है, और इधर पे समझना है, इधर पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि रिटार्डिंग बता दिया है, तो तुम्हें फोर्स को जो दिया है वो नहीं लेना है, वो माइनस में लेना है। ठीक है, माइनस में ले लेना। ठीक है, तो ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये फोर्स दिया है, और कहां से कहा 20 से 30 हुआ है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इनिशियल दिया हुआ है, तो सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ इधर पे वर्क डन बाई ऑल फोर्स में सिर्फ एक ही फोर्स है, बाकी फोर्स तो लेना ही नहीं है, बाकी तो कुछ बताया ही नहीं गया, तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देना है, बस हो गया। तो वर्क डन बाई इधर देखना, ये जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन बाई कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करके निकालते हैं। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल इनिशियल तुम देखो इधर 10 kg है, तो इनिशियल फाइनल लिख लो सबसे पहले, फाइनल फाइनल पहले लिखना पड़ेगा। फाइनल हमें चाहिए क्या, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो फाइनल के फाइनल हमें चाहिए, और के इनिशियल अगर देखोगे तो हाफ एम, एम 10 दिया हुआ है, और बी अगर देखोगे तो 10 दिया हुआ है। एफ डी एक्स में अगर तुम देखो तो क्या होगा, माइनस 0.1 एक्स डी एक्स, और कहां से कहा जा रहा है 20 से 30 जा रहा है, 30 जा रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ तो हमें चाहिए, और माइनस ये अगर देखोगे तो 5, और ये 100, 500 हो जाएगा, 500 आ जाएगा। सिंपल है अभी तो क्वेश्चन, के एफ आराम से निकाल लोगे तुम, माइनस 0.1 बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 20 से 30 हमें से आना है, और इधर पे आ जाएगा के एफ माइनस 500। ठीक है, तो इधर पे बिठाओ 0.1, ठीक है, माइनस में है क्या, हाँ माइनस में 0.1, और जब 30 बिठाओगे 30 स्क्वायर इज 900, माइनस जब 20 बिठाओगे 20 स्क्वायर इज 400, इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, के एफ माइनस 500 आ जाएगा, के एफ माइनस आ जाएगा 500 आ जाएगा, तो माइनस 0.1 बाई 2, ये जो आ रहा है ये भी 500 ही आ रहा है, और तुम्हारे पास के एफ माइनस 500, बस कैलकुलेशन करना है, देख लेना एक बार, ये आ जाएगा 250, माइनस में 250 इंटू 0.1, और ये आएगा के एफ माइनस 500, ये देख लेना, इधर पे आ रहा है तुम्हारा 25 आ रहा है बस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 25 आ रहा है, और ये तुम्हारा 500 जब इधर आएगा वो 500 प्लस होगा, 25 माइनस होगा, तो 475 तुम्हारा आंसर। ठीक है, इतना जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा आंसर आ गया। देखो कैसे हम लोग ने इधर पे फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्वेश्चन को आसान बना लिया है। ठीक है, वर्क डन निकालना है और एनर्जी के बाद इक्वल कर दिया। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल जैसे वर्क डन निकालते ऐसे ही निकालना है। ठीक है, चलो आगे। A body of mass 1 kg is thrown upward with a velocity 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आ जाता है कभी ना कभी, आराम से इसको देख लेना। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें साइंस। कि एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, 1 kg का है, इसको मैंने ऊपर फेंका, कितना वेलोसिटी से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड, तो फेंक दिया ऊपर।
तो ये ऊपर गया, कभी ना कभी ये तो रेस्ट में आ जाएगा ना, ठीक है। ये जो कभी ना कभी रेस्ट में आ रहा है, तो ये बता रहा है कि इधर पे कुछ एयर है, एयर रेजिस्टेंस कुछ लगेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है तो ऊपर जा रहा है, तो पक्का रेजिस्टेंस पीछे की तरफ ही उसको मारेगा एफआर। तो इधर पे ग्रेविटी तो वर्क कर ही रहा है, ठीक है। ग्रेविटी के लिए वर्क डन तो लेना ही है, ग्रेविटी के लिए वर्क डन लोगे, और साथ में इधर पे एयर फ्रिक्शन के वजह से तुम क्या लोगे, इधर पे वर्क डन लोगे, और तो कुछ है नहीं इधर पे, ठीक है। और इक्वल टू तुम क्या करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दोगे, हो गया। तो ग्रेविटी के लिए वर्क डन अगर देखोगे ना, तो देखो ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, देखो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, mg 1 इंटू जी मतलब 10 न्यूटन तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी के लिए जो वर्क डन है, और 10 न्यूटन तो नीचे लग रहा है, ठीक है, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अब बात ये है, हाइट दिया हुआ है, हाँ हाइट दिया हुआ है, 18 मीटर हाइट दिया हुआ है, तो 18 मीटर ऊपर गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 18 हुआ है, देख लो ना, ग्रेविटी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल कितना बना 180, तो इसलिए नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटी के लिए ऊपर जाने से नेगेटिव होता है, नीचे आने से पॉजिटिव वर्क डन होता है। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना है, एयर रेजिस्टेंस, तो इधर एयर रेजिस्टेंस है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, और इनिशियल अगर देखोगे तो हाफ एम इज 1, एम 1 है, और वी स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को अगर अच्छे से देखोगे तो तुम्हारे पास 180 आ जाएगा, और वर्क डन बाय इधर अगर देखोगे और इक्वल टू ये अगर देखोगे तो नेगेटिव में आएगा, 400 200 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ रहा है वो तुम्हारा नेगेटिव में, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है ना, इसलिए आंसर तुम्हारा नेगेटिव 20 जूल आ रहा है, तो तुम पॉजिटिव में लिख सकते हो, तो ऑप्शन में पॉजिटिव ही रहेगा पक्का। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शन तो नेगेटिव में आएगा, तो एयर रेजिस्टेंस अगर देखोगे ऑप्शन में देखना पॉजिटिव 20 लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैं बता ही तो रहा हूं कि एयर रेजिस्टेंस है, तो मैं अगर बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में लिखूंगा, दैट इज ऑप्शन पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिर से इधर पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग ने यूज किया है। चलो और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, देखो स्ट्रेट पाथ का वेलोसिटी दिया है, देखो कैसे हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, देखो कैसे इसको दे दिया कि 3x² + 4 वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया, ठीक है। हमें चाहिए नेट वर्क डन, देखो वर्क डन चाहिए, वेलोसिटी दिया है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी दिया है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, एक बार सोचोगे तुम। और डिस्प्लेसमेंट हमें बता दिया है कि इधर से इधर इतना से इतना डिस्प्लेसमेंट होने के टाइम कितना वर्क डन हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर दे दिया तो इधर पे क्या एट x = 0 हम लोग वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, x = 0 बिठाओ इधर 4 मीटर पर सेकेंड, एट x = कितना आ जाएगा 2 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गया 2, इधर बिठाओगे तो फिर 4 हो जाएगा, 4 12 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल गया है, तो तुम्हें अभी क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। अरे वर्क डन तो हमें पता ही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² m/q², फाइनल से इनिशियल को माइनस, फाइनल अगर तुम देखोगे तो हाफ m मतलब हाफ हो जाएगा, और v मतलब इधर पे कितना है, v मतलब v फाइनल दैट इज 16 का स्क्वायर कर देना इधर, ठीक है, और माइनस हाफ m मतलब इधर पे हाफ लिख देना, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 4 मींस 4 स्क्वायर करना है, ठीक है। इस चीज को सॉल्व कर लेना, तो 1/4 ये कर लेना, 16 × 16 कर लेना, और ये भी कर लेना 1/4 कर, तो ये 4 हो गया, 4 × 16 मिल जाएगा, और ये करने से 4 कॉमन ले लेना, तो 16 - 1 आ जाएगा, 4 × आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 ऑफ वर्क डन, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 60 आ रहा है, देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, वेलोसिटी अगर पता है तो वेलोसिटी में बिठा के वेलोसिटी का इक्वेशन बिठा के इनिशियल और फाइनल निकाल लिया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं, जो कि नीट 2025 का है, ठीक है। तो सबने बताया ना कि टफ आया था, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था, बहुत आसान क्वेश्चन भी था, एक दो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तुम तो टफ आया था, बट उसके बाद अगर तुम देखोगे तो करने लायक सवाल था, जैसे कि ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार, 2 कार है, दोनों कार का क्या है, सिमिलर कार है, जिसका काइनेटिक एनर्जी इतना है,
ठीक है, कार का काइनेटिक एनर्जी इतना है, ठीक है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर दिस मीटर एंड बी आफ्टर दिस मीटर। इफ एफ ए एंड एफ बी आर द फोर्सेस applied by the brakes on car A and car B respectively, then the FA by FB हमें चाहिए। तो सिंपल है, अगर मेरे पास 100 जूल है, 100 जूल का काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया है भाई? काइनेटिक एनर्जी तो गया है वर्क डन बाय ऑल फोर्स में, वर्क डन बाय ऑल फोर्स में गया होगा। और वर्क डन को तो हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट तो दिया इधर, तो अगर मुझे ये ए लिख लेता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लिख लेता हूं, और उसी तरह मेरे पास 225 जूल ऑफ वर्क था। ये कहा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हमें इतना दिया है तो इनिशियली 0 ही रहेगा, तो चेंज इन इतना ही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यही दिया हुआ है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा? वर्क डन करने में जाएगा। और वर्क डन क्या होगा? फोर्स हमें चाहिए, तो फोर्स तो हमें पता नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट तो दिया है। दोनों को डिवाइड करते ही तो तुम्हारा आंसर आ गया ना। हमें क्या चाहिए? एफ ए बाई एफ बी, तो डिवाइड करते ही तो तुम्हारा आंसर आ गया ना। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर एस ए रह जाएगा और इधर एस बी रह जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। और ये वर्क डन ही तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इधर पे 100, ठीक। तो एफ ए बाई एफ बी इधर से आई तो जाएगा, हम आराम से आ, ठीक है। ये एफ ए बाई एफ बी और ये तुम्हारा 100 बाई ये क्या हो जाएगा? 25। देखो एस बी इधर जा रहा है और ऐसे नीचे आ रहा है, बस हो गया। इधर एफ ए बाई एफ बी हमें चाहिए था, एफ ए बाई एफ बी हमें चाहिए था 100 225, और इधर पे एस बी बाई एफ ए आया। एस बी अगर देखोगे तो है 150 नहीं 1500, और ये जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 10 आ जाएगा ना, ये 10 से ये करोगे तो ये 150 बाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो तुम्हें अभी इधर पे कितना आ जाएगा? 5 से ये आ जाएगा 30, ठीक है, 5 से ये आ जाएगा। 5 से करने से कितना आ रहा है? 25 से अगर देखेंगे तो 25 4 और 6, ठीक है। 25 से अगर इसको देखेंगे तो 8 और एक 9, 6/9 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 3 से अगर देखोगे तो 2, 3 से अगर देखोगे ऐसा ही कुछ आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन देख लेना, बट आसान क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है तुम्हारा वर्क एनर्जी से। वर्क एनर्जी से टोटल 2 क्वेश्चन आया, एक बीसीएम से आया है। बीसीएम वाला थोड़ा सा ऑप्शन देख के तुम्हारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। फिर भी अगर तुम्हें नहीं आता है फिर तो वो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। बट ये क्वेश्चन लल्लू सा था, तो आराम से तुम सॉल्व कर सकते थे, लेस देन 1 मिनट तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। और डायरेक्ट ये WBT का सवाल है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा? वर्क डन में जाएगा। सॉल्व करके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। वर्क डन हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो पूरा लेक्चर को जरूर अच्छे से देखना। अगर में कोई भी डाउट है तो जरूर बताना, हम लोग मदद करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जरूर देखने आना। हम लोग आगे पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? WBT का क्वेश्चंस अच्छा करेंगे जब हमारा स्प्रिंग फोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।